गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे साथियों। सभी का हमारे जीके के सागर में आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम भाग एक के अंतर्गत जितने भी आपके भाग एक के अंतर्गत चार आर्टिकलों को हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ साथियों उसके बाद जो हमारा किस कमीशन के तहत हमारे भारत का निर्माण होता है, भारत का आखिर निर्माण कैसे हुआ और किन आयोग की सिफारिशों पर, किस आयोग की सिफारिश पर भारत का निर्माण होता है। और साथियों हम ये पढ़ रहे होंगे कि भैया धर आयोग का गठन क्यों किया गया, और फजल अली आयोग जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, उसका गठन कब किया जाता है। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर भारत का निर्माण होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, देखिए मैं बात करूं सबसे पहले पार्ट 1 की, भाग 1 की बात करूं, यानी कि भाग 1। ठीक है, भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 की मैं बात करूं यानी कि पार्ट 1 की। भैया इसमें आपका जो लिखा हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। यानी मैं बोल सकता हूं कि भाग 1 में आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद में ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 में संघ और उसके 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, भाग 1 हमारा क्या बताता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमारा भाग 1 बताता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की बात, आर्टिकल 1 की बात करते हैं, यानी अनुच्छेद 1। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अब मैं बात करूं, देखिए इस संघ के बारे में, जो आपका ये संघ है, ये इसमें क्या क्या है इस संघ में, ये संघ किस किस से मिलकर बना हुआ है। ये आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया है कि इसमें भैया हमारे संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और ये हमारे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य हैं, ये हमारे भारत से, जो हमारा भारत है, इससे अलग होने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा जो संघ है, ये संघ हमारा भारत, हमारा ये जो संघ है भारत है, ये आपका अखंड भारत है। कैसा है? अखंड। अब अखंड भारत का मतलब क्या है? जिसे कभी तोड़ा ना जा सके। ठीक है, इसलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ये भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और हमारे इस अनुच्छेद 1 में जो हमारे भारत के लिए केवल 2 नामों का प्रयोग हुआ है, 2 नाम ही बताए गए हैं, जो कि आप एक तो पढ़ रहे हैं कि भारत और एक भैया और इंडिया, एक भारत और इंडिया। ये हमारे आर्टिकल 1 में ही भारत के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है कि भारत के क्या नाम है भैया, भारत और इंडिया, 2 नाम का जिक्र इस आर्टिकल 1 में है। ठीक है, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ये संघ से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा भारत कैसा है? अखंड भारत है। अब अखंड का मतलब जैसे जिसे उसे तोड़ा नहीं जा सके, यानी कि भारत को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है ना, तो इसलिए ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं आपसे पूछूं भैया, ये जो आपका जो अखंड शब्द है, ये आपका
किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? हमारी प्रस्तावना में। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब मैं अगले अनुच्छेद के बारे में बात करता हूं। भैया अगला अनुच्छेद नंबर 2 की बात कर लूँ। अनुच्छेद 2 की मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। देखिए शॉर्ट में लिखेंगे हम, थोड़ा सा इस तरीके से मैं लिख दूं। आर्टिकल 2 की बात कर लेते हैं भैया। ये आर्टिकल 2 क्या बताता है कि भैया संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यानी जो बाहर से जो एड ऑन किए जाएंगे उनका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का आपका जो प्रावधान है इस आर्टिकल 2 में है। मैं उसको लिख देता हूं भैया कि आर्टिकल 2 में संसद को संघ में नए राज्य या नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना करने के लिए विधि बनाने का प्रावधान है। मैं बोल सकता हूं विधि बनाने का आपका अधिकार देता है। ठीक है भैया। आर्टिकल 2 संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। देखिए अब इसे याद करने की जरूरत नहीं है, समझिए इस बात को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। मैं आपसे एक काम करूँ, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा फिगर सा बना लेता हूँ, है ना। ठीक है, कुछ ऐसे करके समझ जाना आप, कुछ ऐसे करके और फिर आपका कुछ ऐसे होते हुए। ठीक है, यानी कि जैसे हमने माना कि भैया ये हमारा प्यारा भारत है। क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है। इस भारत के अंदर मैं कहूँ आपसे, जो ये भारत है इसके कोई भी बाहर का एरिया, मैंने कहा कोई भी बाहर का क्षेत्र हमें अपने इस भारत में मिलाना है। किसी बाहरी क्षेत्र को अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर यदि एड ऑन करना है, भारत के अंदर उसकी स्थापना करनी है या उसका प्रवेश करना है या स्थापना करनी है, तो वो किस आर्टिकल के तहत संसद को विधि बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 2 के तहत। कोई भी बाहरी क्षेत्र को भारत के अंदर स्थापना या प्रवेश करने का, स्थापना करने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 2। संसद को विधि बनाने का अधिकार आर्टिकल 2 देता है ना। पर लेकिन ये डायरेक्टली आर्टिकल 2 के तहत ही नहीं हो जाता, वो विधि बनाने का अधिकार देता है आर्टिकल 2। ठीक है, अब ये जब हम बाहरी क्षेत्र को किसी भारत में प्रवेश करेंगे या गठन किया जाएगा तो भैया उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, और उस संशोधन के लिए विधि बनाने का अधिकार हमारा आर्टिकल 2 देता है। ठीक है, कोई बाहरी क्षेत्र, जैसे कोई माना पाकिस्तान का कोई भी क्षेत्र है, हमें भारत में वो मिलाना है, पाकिस्तान का क्षेत्र भारत में मिलाना है, तो आर्टिकल 2 के तहत होगा। आर्टिकल 2 में संसद को विधि बनाने का अधिकार है, लेकिन संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है ना। कोई भी, मैं बात करूं यहाँ की बात कर लूं, आपके चाइना वाले हिस्से की बात कर लूं, ठीक है, या बांग्लादेश के हिस्से के बारे में बात कर लूं, यानी कोई भी, मेरा कहने का मतलब है बाहर का हिस्सा भारत में एड ऑन किया जाएगा तो आर्टिकल 2 के तहत संसद को विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। भैया अनुच्छेद 3 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 जैसे सिक्किम और वो मिलाया गया है ना, हाँ, जैसे कि मैं बात करूं आपका, जैसे कि आपका आर्टिकल 2 के तहत, है ना, मैं बात करूं आर्टिकल 2 के तहत आपका, जैसे सिक्किम, जैसे मैं बात करूं सिक्किम को क्या गया, है ना, सिक्किम को कब किया गया भैया? आपको 1975 में। और गोवा को भी क्या गया? गोवा को कब किया गया? 1987 में।
ठीक है, इनको भी आर्टिकल 2 के तहत ही हमारे भारत में इनको मिलाया गया, सिक्किम को भी। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं भैया आर्टिकल 3 की। ठीक है, आर्टिकल 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं भैया। ये आर्टिकल 3 क्या बताता है? आर्टिकल 3 जो है आपका, ये संसद को यानी संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, संसद साधारण, आर्टिकल 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से आर्टिकल 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का, मैं बात करूं आपका नए राज्य का गठन, या मैं बात करूं नए राज्य का गठन या स्थापना, या मैं कहूं कि वर्तमान राज्य का क्षेत्र, या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, सीमा और या मैं कहूं सीमा और या नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकती है। देखिए ध्यान से, आर्टिकल 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से, इसका ध्यान रखो भैया, साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन या वर्तमान राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये जो आर्टिकल 3 है, इसमें भी भैया राज्यों के गठन की बात की गई है, लेकिन इसमें भारत के अंदर जितनी भी गतिविधियां होंगी, या फिर नए राज्य का गठन है, या फिर उसमें राज्य का कोई भी क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना है, वो भारत के अंदर जो वर्तमान राज्य है उनके अंतर्गत जो भी चेंज करने हैं, या सीमा या नाम में परिवर्तन करना है, या उसके नए राज्य का किसी का भी गठन करना है, तो भैया नए राज्य का गठन करना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत साधारण बहुमत से संसद कर सकती है, संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे, जैसे कि मैं बात करूं भैया, जैसे उत्तर प्रदेश से क्या हुआ अलग, उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और आपका जो मैं बात करूं जो मध्य प्रदेश से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं आप बताने का प्रयास करूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से यूपी से क्या अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, और मैं एमपी से, मध्य प्रदेश से बात करूं, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और आपका बात करूं मैं बिहार से झारखंड, बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ, और मैं बात करूं आपसे, ठीक है, इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है आर्टिकल 3 जो है, ठीक है ना। और आपका मैं बात करूं कि तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से कौन हुआ, यानी एपी से मैं कह सकता हूं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, है ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं भैया, ये सब जो हुए अलग, ये आपके आर्टिकल 3 के तहत अलग हुए। ठीक है, संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है भारत के अंतर्गत। बस क्या याद रखना है, संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य का गठन कर सकती है भारत के अंतर्गत, और नए राज्य का गठन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में चेंज कर सकती है, वो आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, इन चीजों से ये चीजें अलग हो गई हैं। मैं बात करूं आपसे, आर्टिकल 3 हमारा कंप्लीट होता है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इनको एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। सुनो ध्यान से, कैसे, ध्यान से समझो भैया, मैं आपसे बात करूं, देखिए मेरा कहने का अर्थ क्या है, मैं एक निचोड़ आपको समझाता हूं। देखिए संसद जो है आपका क्या कर सकती है, भारत के अंतर्गत राज्य का गठन साधारण बहुमत से कर सकती है, राज्य का गठन कर सकती है,
और मैं आपसे बात करूं कि सीमा में यानी क्षेत्र में, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, और भैया और नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, किसके द्वारा भैया? सुनो, ये जो आप जो कर ये जो संसद कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है, लेकिन ये जो करेगी ये भैया किससे करेगी? साधारण बहुमत से ये काम कर सकती है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से राज्य का गठन कर सकती है, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं कि यदि कोई भी बाहर का हिस्सा भारत में मिलाना हो, या फिर कोई भारत का हिस्सा किसी देश को देना हो, तो भैया फिर आर्टिकल 3 के तहत संसद नहीं कर सकती है, फिर तो भैया संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो फिर भैया फिर आपका, जैसे मैं बात करूं कि कोई भी हिस्सा, हमारे भारत का कोई भी हिस्सा, मैं इतने हिस्से की बात करूं, जैसे भारत का ये हिस्सा है, ये हमें पाकिस्तान को देना है ना, या फिर मैं कहूं किसी भी देश को देना है, या फिर मैं बात करूं जैसे कि चलो मैंने मान के चलो कि हमें ये वाला हिस्सा पाकिस्तान को सौंपना है, और अब मैं बात करूं जो पाकिस्तान का ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया, ये हमें लेना है, अपने ऐड ऑन करना है। पाकिस्तान का एरिया, ये पाक वाला जो एरिया है, ये हमको भारत में ऐड ऑन करना है। तो भैया जब हम ऐड ऑन करेंगे तब भी संशोधन के द्वारा होगा, तब आर्टिकल के द्वारा नहीं होगा। तब तो भैया हमें आर्टिकल 368 के तहत हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, या हम इसी को अपने भारत के अंदर मिला में, या फिर मैं बात करूं आपसे, कोई भी हम अपने हिस्से को किसी देश को सौंपे। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, ये ऐसा क्या हुआ है ना, और परीक्षा में चीजें पूछी भी गई हैं। सुनो भैया, आप ये बताओ, ये जो भारत का हिस्सा है, यदि हम पाकिस्तान को सौंप रहे हैं तब भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया आर्टिकल 3 हमारा यही कहता है कि भैया वो साधारण बहुमत से संसद ऐसा कर सकती है। ठीक है, साधारण बहुमत से। लेकिन ये साधारण बहुमत से नहीं होने वाला काम, ये किससे होगा? आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। ठीक है, अब बात करते हैं भैया आगे की। सुनो, अब मैं बात करता हूं, ये एग्जाम्पल देता हूं। सुनो, देखिए, एक बैरोबारी केस में जो आपका 1960 में हुआ था, 1960 के अंतर्गत बैरोबारी केस हुआ, उसमें आपका एक प्रश्न आया सुप्रीम कोर्ट के पास, एक राय के लिए, उनकी अनुमति के लिए, यानी राय के लिए एक प्रश्न आया सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या संसद साधारण बहुमत से किसी भारत के भूभाग, या मैं कहूं संसद भारत के किसी भूभाग को आर्टिकल 3 के तहत क्या किसी देश को अन्य देश को सौंप सकती है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि नहीं, संसद ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए संसद को संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना होगा। ठीक है, तो फिर संसद के द्वारा 9वां संविधान संशोधन किया गया। मैं यहां लिखकर बता देता हूं। ठीक है, देखिए, एक बैरोवाडी केस है, ये बैरोवाडी केस, बैरोवाडी के मामले में, बैरोवाडी के मामले में बैरोवाडी का मामला कब हुआ था? बैरोवाडी 1960 में, है ना, मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं कह सकता हूं यानी सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में लिख दूं सर्वोच्च न्यायालय, है ना, यानी कि उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के पास राय के लिए एक प्रश्न आया। वो क्या प्रश्न आया कि क्या संसद भारत के किसी भूभाग को
किसी भूभाग को अन्य देश को सौंप सकती है, सौंप सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या आया, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, संसद भारत के किसी भूभाग को किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकती। ऐसा करने के लिए नहीं, ऐसा करने के लिए संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ गया, संविधान में संशोधन करना होगा। अब संसद के द्वारा 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया, या मैं 1960 के द्वारा मैं कह सकता हूं कि 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा, या 1960 पारित किया। 1960 के द्वारा एक वैरोवादी संघ, लिख सकता हूं वैरोवादी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया, पाकिस्तान को सौंपा गया, या मैं कहूं सौंप दिया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो वैरोवादी संघ है वो पाकिस्तान को किस संविधान संशोधन के द्वारा सौंपा गया, या फिर ये बन सकता है कि भैया जो वैरोवादी संघ था वो कब हुआ था, किस संशोधन के द्वारा हुआ था। हमारा जवाब होगा 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा वैरोवादी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। अब मैं आपसे बात करूं कि भैया फिर 100वां संविधान संशोधन भी हुआ। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। इस 100वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने बांग्लादेश को 101 क्षेत्र सौंपे। हमने संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को 101 क्षेत्र, 111 क्षेत्र सौंपे। 111 क्षेत्र सौंपे, 111 क्षेत्र सौंपे। बदले में हमें 51 क्षेत्र मिले, 51 क्षेत्र मिले। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को 111 क्षेत्र हमने सौंपे और बदले में हमें 51 क्षेत्र मिले। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब मैं आगे की बात करूं भैया, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अब ध्यान से समझना है बात को भैया, मैं बात करूं, देखिए ध्यान से समझो। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को आज़ादी मिली, तो उसी समय देखिए भारत को उस समय 4 कैटेगरियों में बांटा गया। क्या है गए में, या मैं कहूँ ABCD बोल सकते हैं।
इसमें हमारे भारत को 4 कैटेगरियों में बांटा गया। ठीक है, तो भैया जब 4 कैटेगरियों में हमारे भारत को बांटा गया, तो जब उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके बाद लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। मतलब लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि भारत को 4 कैटेगरियों में आपने जिस तरीके से बांटा है, हम उससे मंजूर नहीं है, हम उससे सहमत नहीं है, हमें वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मतलब आपको जो गठन करना चाहिए भारत का, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। लोगों की ये मांग थी। उस समय हमारे जो विधानसभा के जो आपके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास ये बात पहुंची लोगों की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक समिति का गठन किया। जब उस धर आयोग समिति का गठन किया गया, तो फिर उस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए मना कर दिया कि भैया नहीं, भाषा किसी भी राज्य के गठन के लिए कोई आधार नहीं हो सकती। भाषा के लिए आपको राज्य के गठन के लिए आपको क्या देखना चाहिए कि राज्य की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था और वृत्तीय एवं विकास के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। भैया उस समिति ने मना कर दी। जब उस समिति ने मना कर दी, तो फिर भैया दूसरी समिति बनाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। दूसरी समिति जेवीपी समिति बनाई, यानी कि J4 आपका मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू, V4 वल्लभ भाई पटेल और P4 पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 सदस्य की समिति बनाई। और इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भैया हम इससे सहमत नहीं है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया। नहीं भैया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भैया इस समिति ने मना कर दिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लोगों से कहा भैया कि हमने 2 समिति बनाई, दोनों समितियों ने हमारे भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, यानी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था और आपका वृत्तीय विकास के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो भैया एक जो तेलुगु भाषी लोग हैं वो माने नहीं। जब तेलुगु भाषी लोग नहीं माने, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो यानी तेलुगु भाषी लोग नहीं माने, तो उन्होंने अलग राज्य के लिए गठन के लिए मांग शुरू कर दी। अलग राज्य के लिए उन्होंने आंदोलन किया। एक आपके जो मैं कहूँ एक व्यक्ति हैं जो पोट्टी श्री रामुलु ने गांधी जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। जब आंदोलन शुरू कर दिया भैया, तो उनकी 56 डे में, यानी कि 56 दिन में उनकी डेथ हो जाती है। तो 56 दिन में डेथ हो जाती है, तो फिर भैया आंदोलन बहुत तेजी से भड़क गया। जब आंदोलन बहुत तेजी से भड़क गया, तो भैया उस समय सरकार बन गई थी। अब इस समय सरकार बन चुकी है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की गठन की, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, तो उसके बाद भैया अन्य भाषी लोग कहने लगे कि भैया आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, तो हमारे लिए भी गठन करना चाहिए, अलग भाषियों के लिए, इनके लिए भी गठन करना चाहिए। फिर इन्होंने जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने इस पर विचार करने के लिए एक समिति गठन की, जिस समिति का नाम था आपका फजल अली आयोग। फजल अली आयोग को हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। फिर इसका गठन किया गया। फिर इसके द्वारा हमारे भारत का निर्माण होता है, और वो कैसे कैसे होता है मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं भैया। ठीक है, इसके द्वारा सुनो। फिर भैया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे होना है, सुनो मैं बात करूं आपसे। सबसे पहले तो हमारा जो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि भैया हमें भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन होना चाहिए। तो देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ अन्य भाषाई यानी कि मैं कहूँ अलग अलग भाषियों के द्वारा,
मैं कहूं अलग अलग भाषियों के द्वारा या अलग अलग भाषाइयों के द्वारा अलग अलग भाषाइयों के द्वारा नए राज्य, यानी मैं कहूं अलग अलग राज्यों की अलग राज्य की अलग 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 राज्यों की अलग अलग राज्यों की मांग तेजी से बढ़ गई, या मैं कहूं मांग बढ़ गई या मांग तेजी से। जब इनकी मांग तेजी से बढ़ गई तो भैया इनकी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंचती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक आयोग का गठन करते हैं। उस आयोग का नाम है धर आयोग। धर आयोग, धर आयोग का गठन। धर आयोग का गठन कब हुआ? जून 1948 में धर आयोग का गठन किया जाता है। और धर आयोग का गठन किसने किया, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूं। धर आयोग का गठन कब किया गया? जून 1948 में। और धर आयोग को किसने गठित किया या किसने इसको गठित किया? मैं कहूं किसने बनाया था धर आयोग का गठन किसने किया? भैया इसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने धर आयोग का गठन किया। अब इस धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? धर आयोग के अध्यक्ष थे कि एस के धर, ठीक है। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य, ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं। कुल सदस्य 4 थे। इसमें कितने सदस्य थे? कुल सदस्य 4 थे। और मैं बात करूं आपसे, इसने रिपोर्ट कब पेश करी? धर आयोग ने रिपोर्ट कब पेश करी? धर आयोग ने रिपोर्ट पेश करी, कब पेश करी? भैया धर आयोग ने जो रिपोर्ट है वो पेश करी, कब पेश करी? ये आपका 10 दिसंबर आपका 1948 को इसने पेश करी। धर आयोग ने जो रिपोर्ट पेश करी 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश करी। अब इस धर आयोग ने रिपोर्ट पेश करी, इसने कहा अपनी रिपोर्ट में, इसने क्या कहा? मैं ऊपर लिख दूं क्या? यहां तक आ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं? नहीं, ऊपर लिखेंगे। चलो अब इसके बारे में ऊपर लिख देता हूं, ऊपर से मिटा देता हूं इसको। ठीक है। अब धर आयोग की जो है रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट, धर आयोग की रिपोर्ट, धर आयोग, धर आयोग की रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? देखिए, इसने अपनी रिपोर्ट में, धर आयोग की रिपोर्ट में, इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। यानी भाषा की जगह क्या कहा? भाषा की जगह प्रशासनिक भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक और वृत्तीय विकास के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। यानी कि धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा की जगह क्या कहा? उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, भौगोलिक, वृत्तीय और विकास के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, तो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। इसने साफ मना कर दिया। फिर भैया इसने मना कर दिया, इसकी रिपोर्ट के आधार पर इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर
रिपोर्ट के आधार पर 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया। जेबीपी समिति का गठन किया। अब जेबीपी समिति का गठन किया। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, है ना। इस बात का ध्यान रखना। इस कमेटी में 3 सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्य समिति थी। ये भी जेपीवी समिति, ये 3 सदस्य समिति थी। अब इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी। भैया इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? भैया इसने अपनी रिपोर्ट दी, इसने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। हाँ रिपोर्ट, सॉरी हम यहाँ भी गलत लिख रहे हैं, रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। मैं बात करूं आपकी, इसने भैया रिपोर्ट कब दी? ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी भैया? 1 अप्रैल 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। इसने अपनी रिपोर्ट में इसने भी ये कहा, भैया हमें भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन मंजूर नहीं है। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। यानी भी इसकी रिपोर्ट में भी मना कर दिया गया, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसने भी मना कर दिया, इसने भी मना कर दिया, भैया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद, इसको मैं मिटा देता हूं। जब इन दोनों समितियों ने मना कर दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लोगों से कहा कि हमने 2 समिति बनाई थी, 2 कमेटी बनाई थी, भैया उन दोनों ने ही मना कर दिया। तो फिर भैया एक आपके तेलुगु भाषी हैं, वो तेलुगु भाषी लोग नहीं माने। उन्होंने आंदोलन, प्रोटेस्ट चालू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आंदोलन शुरू कर दिया, आंदोलन और बढ़ता गया। उसके बाद में लिखता हूं यहाँ पर, जब उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया तेलुगु भाषी लोगों ने, तो उनके अलग राज्य के गठन के लिए एक व्यक्ति हैं पोट्टी श्रीरामुलु। मैं बात करूं आपसे तेलुगु भाषी लोगों के लिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए एक व्यक्ति पोट्टी श्रीरामुलु ने, पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर भैया इनकी पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आपसे भैया, 56 दिनों में इनकी डेथ हो जाती है। फिर आंदोलन तेजी से भड़कता है। फिर उसके बाद उस पर विचार करने के लिए, फिर देखिए आंदोलन तेजी से भड़कता है, सुनो। फिर प्रधानमंत्री आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, देखिए फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। अलग राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया? भैया ये कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। 1 अक्टूबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। अब ये आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है भैया कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, गठित होने वाला पहला राज्य। ये क्या है भैया? भाषाई आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। इसका गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। ठीक है, ये किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और कब किया गया था भैया? जब जो पोट्टी श्री रामुलु है, इनकी डेथ हो गई थी 56 दिनों के बाद, तो भैया आंदोलन बहुत तेजी से भड़का, तो उस समय सरकार को मजबूर होना पड़ा, तो फिर भैया इनके तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य का गठन किया गया। अब तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य का गठन हो गया, तो फिर अन्य भाषा भाषियों के द्वारा उनके लिए भी मांग तेजी से हो गई, उनके लिए भी तेजी से बढ़ गई, भैया हमारे लिए भी अलग राज्य का गठन कीजिए। फिर इस पर विचार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया, और वो समिति कौन सी है? अलग अलग राज्य का गठन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम क्या है भैया? आपका वो फजल अली आयोग है ना? फजल अली समिति है, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। अब इसको फजल अली आयोग को मैं राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसको क्या कह सकता हूं मैं? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी ये जो फजल अली है, इसका गठन कब हुआ था? इसके गठन की मैं बात करूं, इसका जो गठन हुआ था वो आपका 1953 में हुआ था। इस राज्य पुनर्गठन आयोग कह दूं या फजल अली आयोग कह दूं, बात एक ही है। इसको ही कहते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसका गठन 1953 में हुआ। अब मैं बात करूं आपसे भैया, इसमें सदस्य कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष भैया इसके अध्यक्ष थे आपके, मैं बात करूं फजल अली थे, यानी न्यायाधीश या न्यायमूर्ति फजल अली। क्या बोल सकता हूं? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली कौन थे भैया? इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और मैं बात करूं अन्य सदस्य, ये अन्य सदस्य कौन थे? 2 सदस्य थे। वो कौन कौन से थे? ये 2 सदस्य कौन कौन से थे भैया? हृदयनाथ कुंजरू, है ना, कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। और मैं बात कर सकता हूं, दूसरे थे आपके के.एम. पनिक्कर, है ना। अन्य 2 सदस्य कौन थे? फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य पूछे जाएं, आपको बताना है हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। अब मैं बात करूं आपसे भैया, कुल सदस्य कितने थे?
कुल सदस्य, एक तो भैया ये अध्यक्ष हो गए और दो आपके अन्य सदस्य हो गए, कुल सदस्य 3 हो गए। कुल सदस्य कितने हो गए? कुल सदस्य 3 हो गए। फजल अली आयोग में जो सदस्यों की संख्या है वो आपके 3 है। ठीक है, अब ये जो फजल अली आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी भैया? रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं भैया। इसने अपनी रिपोर्ट जो पेश करी 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी फजल अली आयोग ने, और इसने अपनी 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी भैया? सरकार को सौंपी। और इस रिपोर्ट में इन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, इन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या क्या कंडीशन दी अपनी रिपोर्ट में? ये कहा सबसे पहले तो भैया राज्य के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग पारित करना चाहिए, यानी कि राज्य के गठन के लिए, राज्यों के गठन के लिए, राज्य के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग या पुनर्गठन अधिनियम, राज्य अधिनियम पारित करना चाहिए। इनने सुझाव ये दिया राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करना चाहिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? मैं कहूं भैया 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। ठीक है, ये सुझाव दे रही है, इनकी रिपोर्ट है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट है, ये सिफारिश कर रही है सरकार से कि आपको ये करना चाहिए। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा दूं मैं। इसके बारे में और मैं बात कर लूं भैया, इसने क्या क्या अपनी रिपोर्ट में कहा? इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? देखिए, मैं इसको यहाँ लिख दूं, अच्छा लगा कि क्या ऐसे ऐसे लिख दूं? चलो मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में इसने क्या क्या कहा? और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भैया जो भारत को 7 कैटेगरियों में, जो 4 कैटेगरियों में बांटा है, यानी कि पार्ट 7 में, भाग 7 में भारत को 4 कैटेगरियों में, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, उसे समाप्त करना चाहिए। 4 कैटेगरियों, मैं कहूँ 4 कैटेगरी कौन सी? 4 श्रेणी, यानी कि कौन कौन सी? क, ख और आपका ग और घ, यानी मैं बोल सकता हूँ A B C D। इन 4 कैटेगरी में भारत को बांटा गया था, तो इन्होंने कहा कि भैया इन 4 श्रेणी को समाप्त करना चाहिए, इन्हें समाप्त करना चाहिए। और फिर ये कहा, इसी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भैया भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने का सुझाव दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। तो इसकी जो फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने ये सिफारिशें की। अब सरकार के द्वारा 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा
7वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो भारत जो 4 कैटेगरियों में बांटा गया था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि मैं कहूँ 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर, भाग 7 को समाप्त कर, भाग 7 को समाप्त कर 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया। क्या बोलेंगे आपका 14 राज्यों और मैं बात करूं 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, तो भैया इस तरीके से हमारे भारत का निर्माण होता है, हमारा भारत बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो सभी साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया आप मुझे ये बताएं कि कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखकर बताएंगे कि भैया आपको वीडियो कैसी लगी है, और कोई इंप्रूवमेंट या सुझाव देना हो तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक संघ और उसके राज्य क्षेत्र समाप्त होता है। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, और एक बात याद रखें कि आपको यदि वीडियो देखिए पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब इस चैनल को करेंगे ताकि आपको ये वीडियो, मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सकें, आपको मिल सके मेरी वीडियो। इसलिए सभी को मैं यही सजेशन दूंगा, यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप जितना शेयर कर सके उतना ही बहुत बढ़िया रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल बहुत जल्दी आगे तक पहुँचे। ठीक है, सभी को नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद।